नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अपेक्षा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन और अपने कर्तव्य कर्मों को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं इंदिराराम देवड़ा आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा का गौरव पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम अपनी सिंहासन बत्ती सी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसकी 13वीं कड़ी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजा भोज को खुदाई में मिले एक अद्भुत सिंहासन पर राजा बैठना चाहते हैं, किंतु सिंहासन में स्थापित 32 पुतलियां राजा भोज को रोक देती है और हंसने लगती है। कारण पूछने पर उनमें से प्रत्येक पुतली आगे आकर राजा भोज को एक एक कहानी सुनाती है। प्रत्येक कहानी में राजा विक्रमादित्य के अलग अलग गुणों का बखान होता है। आज सिंहासन की 10वीं पुतली प्रभावती आगे आकर राजा भोज और उनकी राजसभा को एक और कहानी सुनाने लगती है। हम भी आज उसी कहानी का आनंद लेंगे। इससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस श्रृंखला के बारे में अपनी राय से मुझे जरूर अवगत करवाएं। आपकी अमूल्य राय से ही मैं इसमें आवश्यक सुधार करके इसको आपकी मंशा के मुजब बना पाऊंगा। कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको अगले अंक की सूचना तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंक। राजा विक्रम द्वारा अभिशप्त राजकुमारी का विवाह। 10वीं पुतली प्रभावती ने जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ निकलते हैं। खेलते खेलते वे अपनी सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक जाते हैं। पर जंगल में उन्होंने इधर उधर काफी खोजा पर उन्हें उनके सैनिक नजर नहीं आए। उसी समय राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक सुदर्शन नवयुवक एक पेड़ पर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी में फंदा बनाया, फंदे में अपना गला डालकर झूल गया। विक्रम तुरंत समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला तथा नीचे उतारकर उस युवक को डांटा कि आत्महत्या न सिर्फ पाप और कायरता है बल्कि अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबीली आवाज तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा है और उसे दंडित कर सकते हैं, इसलिए वो भयभीत हो गया। राजा ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा कि वो एक स्वस्थ और ताकतवर युवक है, फिर अपने जीवन से इतना निराश क्यों है। अपनी मेहनत के बल पर वो आजीविका की तलाश कर सकता है, अच्छे से कमा कर खा सकता है और अपनी मनमर्जी से बेहतरीन जीवन जी सकता है। तो उस युवक ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोपार्जन नहीं है और वो विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा है। तो राजा ने जानना चाहा कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो दोस्तों, उस युवक ने जो बताया वो आज के युग में भी ठीक उसी प्रकार, या यूं कहें कि उससे भी विकृत रूप में हमारे सामने घटित हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज का युवा जो आत्महत्याएं कर रहे हैं उनमें से बहुत कम ऐसे युवा मिलेंगे जो अपने कैरियर को लेकर या अपने रोजगार को लेकर के आत्महत्या करते होंगे। आज के युवाओं में से अधिकतर युवा किसी न किसी युवती या कोई युवती किसी युवा के प्रेम में पागल होकर के और अपनी जान गंवा बैठते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में आकर उसी को अपना सब कुछ मान बैठते हैं। सामने वाला उसका उपयोग करके छोड़ देता है और जिसने उसको सब कुछ माना था वो सीधा और सरल व्यवहार का युवक या युवती खुद को मौत के हवाले कर देते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनके मर जाने से उस व्यक्ति को या इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही ये दुनिया बदलने वाली है। फर्क पड़ता है तो केवल आपके जन्मदाता, आपके माता पिता को या आपके परिवार को, जो आपको अपनी आंखों का तारा मानते हैं और आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक इसी प्रकार उस युवक ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि वो कलिंग का रहने वाला है तथा उसका नाम वसु है। उसने बताया कि एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर युवती पर पड़ी। वह उसके रूप पर मोहित हो गया और उसने उस युवती को उसी समय विवाह का प्रस्ताव दे दिया। जब उसने उस युवती को विवाह का प्रस्ताव दिया तो वो युवती हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वो किसी से प्रेम नहीं कर सकती
क्योंकि उसके भाग्य में किसी से प्रेम करना लिखा ही नहीं है। उसने बताया कि वो एक अभिशप्त राजकुमारी है और उसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि उसके पिता भी उसे नहीं देख सकते। पंडितों ने कहा कि यदि उसके पिता ने उसे देख लिया तो तत्क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसके जन्मते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में उसे भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ है और उसका विवाह भी उसी योग से होगा जो असंभव को संभव करके दिखाए। मतलब उस योग को खोलते हुए तेल के कड़ा में कूदकर जिंदा निकल कर दिखाना होगा तो ही उसे विवाह कर सकता है, अन्यथा उसका विवाह किसी के साथ नहीं हो सकता। आज तक सैकड़ों युवक उसके रूप लावण्य में फंसकर उस तेल के कड़ा में कूदकर अपनी जान गंवा चुके, इसलिए अब वो किसी और की हत्या का कारण नहीं बनना चाहती और कुंवारी रहने का निर्णय कर चुकी है। उस युवती की ये बातें सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहाँ उस युवती का निवास था। वहां जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खोलते कड़ा के तेल में कूदकर अपनी जान गंवा बैठे थे। वसु की हिम्मत जवाब दे गई, वो निराश होकर वहां से लौट गया। उसने उस युवती को बुलाने की लाख कोशिश की पर उस युवती का रूप सोते जागते उठते बैठते हर वक्त उसकी आंखों के सामने आ जाता था और उसकी नींद उड़ जाती थी। उसने खाना पीना काम काज कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए परेशान होकर ही आज वो यहाँ अपने प्राणों का अंत करने आया था। इसके सिवा उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं बचा था। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए उसे बुलाकर किसी अन्य को जीवन संगिनी बना ले, लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि विक्रम ने उसे व्यर्थ ही बचाया है, उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। तो विक्रम ने उसे कहा कि आत्महत्या पाप है और ये पाप होते हुए वो अपने सामने नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने उसे बचा लिया और उन्होंने उसे वचन भी दिया कि राजकुमारी से विवाह करने का असंभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बैतालों का स्मरण किया। दोनों बैताल पलक झपकते ही वहां उपस्थित हुए तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आए जहाँ राजकुमारी रहती थी। वो बस कहने को कुटिया थी, छोटा मोटा महल ही था। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर रहने की सारी सुविधाएं उसके पिता ने वहां उसके लिए की थी। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां थी। तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि वो अपने प्राण तो राजा को सरलता से अर्पित कर सकते हैं, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देंगे जो खोलते हुए तेल से सकुशल निकल आए। तो राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि किसी अन्य के लिए राजकुमारी का हाथ मांग सकता है क्या? इस पर तपस्वी ने कहा कि बस ये शर्त पूरी होनी चाहिए। वो अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, ये बात कोई मायने नहीं रखती। उसने राजा को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इस राजकुमारी को कुंवारी रहना पड़ेगा, क्योंकि इस शर्त को कोई पूरा नहीं कर सकता। तब विक्रम ने उसे बताया कि वो खुद किसी युवक के लिए और इस राजकुमारी के लिए कड़ा में कूदने को तैयार है। तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला का खुला रह गया। बात कर ही रहे थे कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वो सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। अगर युवकों ने तेल में कूद कूद करके अपने प्राण गंवाए उसके लिए तो कोई गलत काम नहीं था, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वो राजकुमारी थी ही इतनी सुंदर। विक्रम ने तपस्वी से कहकर तेल की व्यवस्था करवाई। तेल जब एकदम खोलने लगा तो माँ काली का स्मरण करके विक्रमादित्य तेल में कूद गए। खोलते तेल में कूदते उनके प्राण निकल गए, शरीर जल गया। माँ काली को उन पर दया आ गई और उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें डालकर राजा विक्रम को जिंदा किया। जीवित होते ही विक्रम ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई और दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। इस प्रकार वसु के प्रेम के लिए और अभिशप्त राजकुमारी को अभिशाप से मुक्त करने के लिए राजा विक्रमादित्य ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। दोनों का विवाह हो जाने के पश्चात राजा विक्रमादित्य वापिस अपने महल में लौट आए और अपना राजकार्य संभाल लिया। दोस्तों, ये कहानी सुनाकर प्रभावती पुतली पुनः सिंहासन में जाकर स्थापित हो जाती है और राजा भोज और उनकी राजसभा इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने राज्य के नवयुवकों को संस्कार बनाने का निश्चय करते हैं। हाल ही में हमारे राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भी युवाओं और उनके अभिभावकों के लिए कल ही एक संदेश छोड़ा है।
कि युवा पीढ़ी को इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए और अभिभावकों को भी अपनी युवा संतानों की भावना को समझकर उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। हम सभी का भी ये दायित्व है कि समाज में इस तरह का यदि कुछ भी नजर आए तो आंखें बंद नहीं करें और भटके हुए युवाओं को सही से समझाकर उनके मनोभावों को समझकर और सद्भावपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। आज का अंक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक संदेश उन युवाओं को मेरी तरफ से भी मैं देना चाहूंगा जीवन में ऐसी किसी भी समस्या में आप गिर गए जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो कृपया कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हमसे संपर्क अवश्य करें। हम आपकी असंभव मदद करने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो या मेरी किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर छोड़ दें। हम स्वयं आपसे संपर्क करेंगे और यथासंभव आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। कृपया ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे आपका जीवन खतरे में पड़ जाए, आपके खानदान को धब्बा लग जाए या आपके परिवार का सिर शर्म से झुक जाए। आप अपने लिए और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात आप कभी भूलें नहीं, हमेशा याद रखें। आप सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए हैं और उसके बाद आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगले अंक में फिर मिलते हैं। इजाजत दीजिए अपने दोस्त इंदिरा राम देवड़ा को। नमस्कार। जय हिंद।